तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अदम रवादारी के बारे में हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुजरे साल यानी साल 2015 हमने क्या खोया और क्या कुछ पाया। गुजरा साल दिल्ली के लिए खट्टी मीठी यादें छोड़ रहा है। गुजरे साल पर अगर नजरें डालें तो दारुल हुकूमत के मामलों को लेकर सुर्खियों में एक तरह से दिल्ली रहा है। सबकी तवज्जो का मरकज रहा है दिल्ली। हम आपको बता दें कि निर्भया कानून असेंबली में मंजूर हुआ, ये एक हुसूलियाबी रही। आलूदगी पर काबू पाने में हुकूमत संजीदा हुई, ये भी एक हुसूलियाबी ही कही जाएगी। हालांकि इसके लिए बनाए गए कानून पर नए साल के पहले दिन से अमल होगा और इसका नतीजा आना अभी बाकी है। देर से ही सही साल के आखिर में तालीम के लिए नई किरण नजर आई। दिल्ली हुकूमत ने स्कूलों में हर एक के लिए तालीम के वादे पर अमल करते हुए तालीम के कानून में तरमीम की और हर बच्चे के लिए तालीम मुहैया कराने का कानून वज़े किया। कई मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तलखियां पैदा हुई तो डीडीसीए बदनवानी मामले ने इस खला को मजीद बढ़ा दिया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली जैसे आमने सामने आ गए। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें हमेशा बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए। दिल्ली वालों के लिए अगला साल खुशियां लेकर आए, दिल्ली तरक्की करे, यही हम दुआ करते हैं और नजर डालते हैं कि आखिर साल भर दिल्ली के लिए क्या कुछ खास रहा। जी हाँ नाजरीन, चलिए आपको फ्लैश बैक में ले चलते हैं, यानी साल 2015 में क्या कुछ खास रहा। इस साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तारीख दर्ज की और दिल्ली के तख्त पर काबिज हुई। लेकिन तारीख दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी की हुकूमत और मरकज में जंग एक तरह से जारी रही, जिसकी वजह से आवाम को नुकसान उठाना पड़ा। कैसी रही 2015 की दिल्ली की सियासत, देखिए दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शुएब रजा की ये रिपोर्ट। दिल्ली की ठंड और गर्मी दोनों बेहद मशहूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की हुकूमत और मरकज के दरमियान छिड़ी जंग से चढ़ा सियासी पारा साल भर के बाद भी नीचे नहीं आ पाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से लफ्जी जंग के साथ शुरू हुई ये जंग दिल्ली सेक्रेटेरिएट में सीबीआई छापे से होती हुई अब वज़ीर-ए-आज़म से बराह रास्त तसादुम में शामिल होती नजर आ रही है। नई हुकूमत के क़याम के बाद से दिल्ली में तब्दीली की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत का पहला साल लफ्जी बयानबाजी में गुजरा। दिल्ली में साल 2015 को एलजी नजीब जंग और सूबे की हुकूमत के सरबराह अरविंद केजरीवाल के दरमियान बात बात पर तीर कमान निकाल लेने के लिए जरूर याद रखा जाएगा। दिल्ली की हुकूमत किसकी? दिल्ली में असेंबली का क़याम 1993 में हुआ। पहली हुकूमत बीजेपी ने बनाई और उसके बाद मुसलसल 3 हुकूमतें कांग्रेस ने बनाई। इन 20 सालों में ये तनाज़ा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली में हुकूमत किसकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हुकूमत में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि एलजी ने खुलकर कहा कि दिल्ली में असल ताकत गवर्नर की है और वजीर आला ने भी दो टूक कह दिया कि दिल्ली में मुंतखब हुकूमत ही असली हुकूमत है। उन्होंने तो हुक्म भी जारी कर दिया कि फाइल बगैर उनकी इजाजत के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी तक नहीं जाएगी और हालात इतने खराब हो गए कि मरकजी वजारत दाखिला को मदाखलत तक करनी पड़ी। उन्होंने भी एक तवील हुक्मनामा जारी करके कहा कि दिल्ली तमाम रियासतों का मरकज है, लिहाजा यहाँ पर असली सरकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही है। दिल्ली हुकूमत को उनके हुक्म मानने होंगे। केजरीवाल हुकूमत ने मरकज के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और हालत ये है कि ये मामला अब अदालत में है और अब अदालत को ही फैसला करना है कि हकीकी हुकूमत किसकी है। रियासत में चीफ सेक्रेटरी की तकर्री पर तसादुम रहा
तो दिल्ली पुलिस से भी वज़ीर आला की अनबन रही। केजरीवाल ने 11 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी को एक खत भेजकर वाजे किया कि पुलिस दिल्ली हुकूमत के तय भी जिम्मेदार है, लेकिन बस्सी ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस का दिल्ली हुकूमत से कतई कोई लेना देना नहीं है, वो बराह रास्त वज़ारत दाखिला के तहत है। वजीर और MLA की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ ऐलान के बाद इक़्तिदार में आई तो जरूर, लेकिन केजरीवाल हुकूमत के एक वजीर और साबिक वजीर समेत कुल 5 लोग अब तक जेल की हवा खा चुके हैं। खुद केजरीवाल को अपने 2 वज़रा को काबीना से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। जितेंद्र तोमर की गिरफ्तारी से हुकूमत की काफी थू-थू हुई तो आसिम अहमद खान को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ACB को लेकर जंग। दिल्ली की करप्शन शाख ACB पर हक को लेकर भी LG और केजरीवाल आमने सामने आ गए। पैसे को लेकर आम आदमी पार्टी की हुकूमत वाली दिल्ली हुकूमत और BJP के कंट्रोल वाले सूबे के तीनों कॉरपोरेशंस के दरमियान जमकर तकरार हुई। पैसे की कमी से परेशान मशक़े दिल्ली म्युनिसिपल मुलाजमीन ने अप्रैल में हड़ताल कर दी और कूड़ा सड़कों पर डाला जाने लगा। यहाँ तक कि कई दिनों तक शहर में अफरा तफरी की सूरत हाल बनी रही। ठहरी हुई दिल्ली। दिल्ली में नई हुकूमत के क़याम के 10 माह पूरे होने को है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हुकूमत तरक्की के नाम पर नाकाम साबित हुई है। इस दौरान शहर में न कोई स्कूल, न कोई अस्पताल और न ही कोई नई सड़क बनी, न ही कोई फ्लाईओवर। यहाँ तक कि एक पुलिया तक की तामीर इस हुकूमत ने नहीं करवाई। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली अब रुकी हुई है और मरकज और दिल्ली हुकूमत में तसादुम का दौर अभी भी जारी है। साल 2015 को दिल्ली की सियासत के लिहाज से जब भी देखा जाएगा तो मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत के बीच साल भर तक चली खींचतान भी सबको याद रहेगी। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि 2016 में ये तमाम इख्तलाफात दूर हो गए और दोनों हुकूमतें मिलकर आवाम की तरक्की के लिए काम करेगी। कैमरामैन जयराम के साथ ET न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। जी हाँ नाजरीन, 2015 के आखिरी अयाम चल रहे हैं और 2016 यानी नए साल की आमद है। कैसा रहा दिल्ली के लिए 2015? क्या क्या बड़े वाक़यात मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में रूनुमा हुए, इस पर आइए एक नजर डालते हैं। दो 2015 में जनवरी की गुलाबी सर्दी के दरमियान जब अमेरिका के सदर बराक ओबामा 25 जनवरी को दिल्ली पहुंचे तो हिंदुस्तान ने दिल खोलकर उनका इस्तकबाल किया। बराक ओबामा 26 जनवरी यानी योम जमहूरिया को मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक भी हुए और जाते जाते ओबामा ने हिंदुस्तान में मुबैना बढ़ती अदम रवादारी पर तशवीश का भी इजहार किया, जिस पर सियासत भी जमकर हुई। फरवरी में दिल्ली असेंबली इंतखाबात हुए और आम आदमी पार्टी ने तारीखी जीत दर्ज की। दिल्ली की 70 असेंबली सीटों में से आप ने 67 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस को एक सीट भी हासिल नहीं हुई, जबकि बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। दिल्ली में तारीखी जीत दर्ज करके अरविंद केजरीवाल दूसरी बार वजीर आला की कुर्सी पर बैठे। केजरीवाल जिन वादों के साथ वजीर आला बने, उनको पूरा करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ साल भर उन पर निशाना साधता रहा। दिल्ली के करीब वाक़ा दादरी में मोहम्मद अखलाक के बेदर्दाना कत्ल के बाद जमकर सियासत हुई। बीफ और अदम रवादारी जैसे अल्फाज पर काफी चर्चा रहा। टीवी चैनलों और अखबारात में महीनों तक इन्हीं मसाइल को लेकर खबरें शाया हुईं। अदीब और तख्लीककारों ने इस मसले पर अपने अवार्ड भी लौटाए। डॉन छोटा राजन भी इस साल गिरफ्त में आया।
چھوٹا راجن کو انڈونیشیا کے بالی سے گرفتار کیا گیا اور وہ دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہے۔ حصول اراضی بل، جی ایس ٹی، عدم رواداری، نیشنل ہیرلڈ جیسے مسائل پر ملک کی پارلیمنٹ ٹھپ رہی۔ برسر اقتدار پارٹی اور حزب اختلاف ایک دوسرے پر پارلیمنٹ ٹھپ کرنے کے الزام لگاتے رہے۔ دہلی میں بڑھتی ہوئی آلودگی نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ اس معاملے میں کورٹ نے بھی حکومت کی سرزنش کی اور آلودگی کم کرنے کے طریقوں پر زور دینے کو کہا۔ دہلی میں آلودگی کم کرنے کو لے کر حکومت کے ذریعے طاق جفت نمبر کی گاڑیوں کے فیصلے پر بھی کافی ہنگامہ ہوا۔ اس معاملے کو لے کر ایک طرف جہاں لوگ اس کی مخالفت کرتے نظر آئے، وہیں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی رہی جنہوں نے اس کی حمایت کی۔ نیشنل ہیرلڈ معاملے میں سونیا اور راہل گاندھی کو عدالت جانا پڑا، تاہم اس معاملے کو کانگریس نے سیاسی رنگ دیا اور سونیا گاندھی کے ساتھ ساتھ راہل گاندھی کو بھی ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ سی بی آئی نے دہلی کے پرنسپل سیکریٹری راجندر کمار کے دفتر پر چھاپا مارا، جس کے بعد عام آدمی پارٹی نے اس معاملے کو ملک کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی سے جوڑ دیا اور ڈی ڈی سی اے کرپشن کو لے کر مرکزی حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ معاملہ اب بھی جاری ہے۔ دہلی سمیت ملک کو ہلا دینے والے نربھیا سانحے کے نابالغ مجرم کی رہائی بھی اسی سال ہوئی۔ اس معاملے میں نربھیا کی ماں نے سڑک پر اتر کر احتجاج کیا، لیکن قانون نہ ہونے کی وجہ سے کورٹ نے نابالغ کو رہا نہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں راجیہ سبھا میں جوینائل جسٹس بل بھی پاس ہو گیا۔ 2015 میں دہلی میں اس سال نقدی کی سب سے بڑی لوٹ ہوئی۔ کیش وین کا ڈرائیور گاڑی لے کر فرار ہو گیا، بعد میں وین سمیت ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سال دہلی میں پیاز اور دال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بھی لوگوں کو خوب پریشان کیا اور اس معاملے کو لے کر بھی خوب سیاست ہوئی۔ تو یہ تھے دہلی کے لیے سال 2015 کے لیے بڑے واقعات۔ سال 2015 دہلی حکومت کے لیے چیلنج بھرا رہا، جس میں ایک دہلی میں بڑھتی آلودگی بھی ہے، لیکن سال کے خاتمے کے ساتھ حکومت نے جفت اور طاق کا فارمولہ تیار کیا، جس کا نتیجہ اگلے سال آنے کی امید ہے۔ اس فارمولے کو 1 جنوری سے نافذ کیا جائے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ 2016 میں آلودگی پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ حکومت دہلی کے سامنے سال 2015 میں کئی اہم چیلنج تھے۔ ملک کی 2 قومی پارٹیوں کو کراری شکست دینے کے بعد دہلی انتخاب میں تاریخی فتح حاصل کرنے والی عام آدمی پارٹی کے سامنے کئی مشکلیں منہ کھولے کھڑی تھی۔ دہلی کو دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں شامل کرنے کے وعدوں کے ساتھ کیجریوال حکومت نے دہلی انتخابات میں ایک تاریخ تو لکھی ہی، ساتھ ہی دہلی کے عوام میں امیدیں بھی پیدا کر دی۔ تقریباً 10 ماہ پورے ہو جانے کے بعد بھی کیجریوال سرکار کا قابل تعریف فیصلہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ کیجریوال جن مسائل کے ساتھ برسر اقتدار آئے، ان میں سے ہر ایک قیمت میں دہلی کو ہر لحاظ سے صاف و شفاف بنانا بھی تھا۔ لیکن جس دہلی میں کیجریوال حکومت نے تاریخ لکھی، وہیں دہلی کے عوام اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سڑکوں پر اترتے ہیں۔ اسکول سے لے کر انسٹیٹیوٹ، آفس سے لے کر مالز، فضاؤں میں آلودگی نے اپنا زہر پھیلایا ہوا ہے۔ دہلی کی آب و ہوا میں آکسیجن کی جگہ آلودگی کا زہر گھل رہا ہے، جو جان لیوا امراض کا سبب ہے۔ دہلی میں بڑھ رہی آب و ہوا میں آلودگی سے ہر سال تقریباً 10,000 زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فضائی آلودگی سے جڑی کوئی بھی ریڈنگ اگر 150 کے اوپر جاتی ہے تو اس سے ہونے والے نقصان میں ایک نقصان انسانی جان کا بھی ہے۔ دہلی میں آلودگی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس سے ہونے والی اموات بھی اچانک سامنے آنے لگی۔ جہاں آلودگی 150 پر ہی زہر کا کام کرنے لگتی ہے، وہیں دارالحکومت دہلی میں بھی یہ لیول کئی جگہ 3 گنا تو کچھ جگہوں پر 6 گنے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایسٹ دہلی کے آنند وہار علاقے میں آلودگی کا یہ لیول
919 तक पहुंच चुका है। तो वहीं पंजाबी मार्ग और आर के पुरम में ये लेवल 300 से 400 के दरमियान और दिल्ली आईटी ऊपरिया लेवल 500 से ज्यादा पहुंच चुका है। 1 जनवरी 2016 से मिल सकती है दिल्ली वालों को आलूदगी से निजात। हर साल आलूदगी से होती है 10,000 लोगों की अमवात। दिल्ली में खतरे से 3 गुना ज्यादा आलूदगी। दिल्ली के कुछ इलाकों में खतरे से 6 गुना ज्यादा आलूदगी। 150 से ज्यादा लेवल होता है खतरे का निशान। दीगर ममालिक में 40 से ऊपर खतरे का निशान होता है। दिल्ली आनंद विहार में 919 तक पहुंचा ये लेवल। दिल्ली की आबो हवा में आलूदगी से घुल चुके जहर पर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के कौमी सदर AM पलई और सेक्रेटरी जनरल के अग्रवाल ने ऐसे हालात को संजीदा करार देते हुए भूलने की बीमारी को एक खतरा बताया। See, pollution is a major problem in India, particularly Delhi. Delhi is a metropolis where the pollution is maximum, which is very injurious to the health. And here, the government alone cannot solve this problem. There has to be commitment equally from the population and some amount of cooperation with the government. The pollution level is very, very high. पॉल्यूशन 100% डेंजरस है। आज की डेट में पॉल्यूशन से सडन डेथ भी बढ़ रही है, हार्ट अटैक भी बढ़ रहे हैं। तो पॉल्यूशन इज ए कंसर्न। इस वक्त में तो क्राइसिस है। मैं आपको ये मेरा पॉल्यूशन मीटर है, आप देख सकते हैं। इस वक्त में 393 है, 393 है और ये 317 है। ये तो लीथल है इस वक्त में, ये क्राइम है। अमेरिका में अगर होता तो अभी वहाँ से इस वक्त में अमेरिका में होता तो वार्निंग आ जाती कि घर से बाहर मत निकलो, वॉक मत करो, एक्सरसाइज मत करो। और हम लोग यहाँ बैठ के 446 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मसाइल इतने बढ़ गए कि दिल्ली की नन्ही जानों को भी खतरा लाहक हो गया है। इन बच्चों को खुद सड़कों पर आकर लोगों को बताना पड़ा कि दिल्ली को आलूदगी से पाक करें। जनवरी 2016 से नाफिज होने वाला ये ताकजुफ्त फॉर्मूला शुरू के 15 दिन डेमो के तौर पर नाफिज किया जाएगा। इस फॉर्मूले के बाद दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां तो कम दिखेंगी, लेकिन आलूदगी में कितनी कमी आती है ये देखना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में फजाई आलूदगी की वजह सिर्फ गाड़ियों का होना नहीं, बल्कि दारुल हुकूमत में मौजूद फैक्ट्रियों से पैदा होने वाला काला जहर भी है। बिजली घरों की चिमनी से निकलता हुआ धुआं और मौसम में बढ़ने वाला धुंध भी एक वजह है। आलूदगी के खिलाफ दिल्ली हुकूमत के जरिए लिया गया ये फैसला कामयाब साबित होने पर दिल्ली हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जी हाँ नाज़रीन, हम दिल्ली की बात करें और जन लोकपाल बिल का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। गुज़िश्ता 2 सालों में जन लोकपाल का मौजू दिल्ली की सियासत में छाया रहा। बदउनवानी के खिलाफ जंग के मौजू को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सियासत में दाखिल हुई और बीजेपी कांग्रेस को पिछाड़कर इक़्तिदार पर काबिज हो गई। आम आदमी पार्टी ने जन लोकपाल का वादा किया था। बिल दिल्ली असेंबली में पास भी किया गया, ताहम अपोजिशन इसको जोगपाल कह रही है। देखिए ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता 2 सालों में जन लोकपाल का जिस कदर जिक्र दिल्ली में हुआ, कहीं नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने 1 साल कबल इसी बिल के पास न होने पर दिल्ली में इख्तिदार छोड़ दिया था। ताहम हालिया सरमा इजलास में जब जन लोकपाल को आम आदमी पार्टी ने पेश किया तो दिल्ली असेंबली में आप अरकान असेंबली ने नारेबाजी करके जश्न मनाया तो पूरे अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि ये जन लोकपाल बिल नहीं बल्कि जोगपाल है। ऐसा कहने वालों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा पार्टी से बाहर किए गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी शामिल हैं। हम आपको बताते हैं दरअसल हकीकत क्या है। नहीं, बिल्कुल गलत है, वही शब्द इस्तेमाल करें न करें भी, लेकिन ये बहुत कमज़ोर रखा है। राजनीतिक कंट्रोल की ज़्यादा कोशिश की है। एग्जैक्टली जो चीज़ हम लोग विरोध करते थे जिसका, वही बात फिर असेंबली तय करेगी। लोकपाल को हटाना नहीं कोर्ट,
यहाँ से लेकर हर चीज़ में उन्होंने जो हस्तक्षेप न होने की दिशा में हमको लोकायुक्त जो आज भी है राज्य राज्य में, उस संस्था को ले जाना था, बराबर उसके खिलाफ वो गए हैं। दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि इसमें इनके जो पॉलिटिकल मफादात हैं वो इनकी सुरक्षा करता है, और वो जो पहला लोकपाल है जिसे जन लोकपाल कह रहे हैं, और इनके लोकपाल को जो लोकपाल जो कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अदम रवादारी के बारे में हम आपको बताएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं, और आज हम अपनी ख़ास पेशकश में बात कर रहे हैं कि आखिर साल 2015 में दिल्ली में क्या कुछ खास रहा, दिल्ली ने क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया साल 2015 में। मुल्क में अदम रवादारी का मसला सुर्खियों में रहा। मुख्तलिफ जगहों पर बिलजब्र तब्दीली मजहब के वाक़यात पेश आए। गाय के गोश्त की अफवाह पर दादरी के अखलाक का कत्ल हुआ। कई चर्चों पर हमला और कई मकामात पर फ़िरक़ावाराना फसादात समेत कलबुर्गी, डाबुलकर और पंसारे जी से लोगों के बहिमाना कत्ल का मामला पेश आया। साल भर कैसे इस मसले से जूझते रहे आवाम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दादरी का दर्द। बकरीद के मौके पर यह अफवाह फैलाई गई कि दादरी के बिसहड़ा गांव के मोहम्मद अखलाक के घर में गाय का गोश्त है। इस अफवाह पर शरपसंदों ने अखलाक के घर पर हमला कर दिया और मोहम्मद अखलाक का कत्ल कर दिया गया। यही कत्ल मुल्क में अदम रवादारी और अदम तहम्मुल की अलामत बनकर उभरा, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शर्मिंदगी का बाइस और मुल्क में इस नफरत अंगेज माहौल के खिलाफ तहरीक का पेश ख़ीमा भी साबित हुआ। कलबुर्गी, डाबुलकर और पानसरे के कत्ल ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। गाय का गोश्त घर में होने के शक में मोहम्मद अखलाक का कत्ल किया गया था। ताहम इस गोश्त की रिपोर्ट अब मंजर आम पर आ चुकी है। वेटरनरी महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अखलाक के घर में गाय का गोश्त नहीं बल्कि बकरे का गोश्त था। वहीं दूसरी तरफ कौमी अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दादरी मामला सोची समझी साजिश का नतीजा था। जबरन तब्दीली मजहब, लौ जिहाद और फसादात के वाक़यात। आगरा में कई मुस्लिम खानदानों के जरिए हिंदू मजहब अपनाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और इसको हिंदू तंजीमों ने घर वापसी का नाम दे दिया। मेरठ में गैर मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़के का एक मामला भी सुर्खियों में रहा। इसको लौ जिहाद से मौसूम कर दिया गया और इस पर जबरदस्त सियासत की गई। अगर फ़िरक़ावाराना फसादात की बात की जाए तो जनवरी से मई तक के आदाद शुमार के मुताबिक 287 मामले सामने आए और मई से दिसंबर तक भी छोटे छोटे फसादात पेश आए। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के चर्च समेत कई गिरजाघरों पर हमले किए गए, जिससे गैर मुल्की सतह पर मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचा। अवार्ड वापसी का सिलसिला। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में शायद ये पहला मौका था जब मुल्क में अदम बर्दाश्त, फ़िरक़ा परस्ती और अक़लियत पसंद कलमकारों पर पे दर पे हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए दर्जनों मुख्तलिफ ज़बानों और रियासतों के मुसन्निफ़ीन ने वो अवार्ड लौटाने का फ़ैसला किया जिनका हुसूल किसी कलमकार के लिए बाइस इफ्तिखार होता है। साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ समेत तकरीबन 41 अवार्ड लौटाए गए। ताहम कलमकारों, अदीबों, मुसन्निफों, फिल्मसाजों, फनकारों, साइंसदानों, अपोजिशन पार्टियों, रहनुमाओं, रियासती हुकूमतों और दीगर हलकों की जानिब अक़लियत पसंदों पर हमले, कलमकारों के बेहिमाना कत्ल और आमरीत पसंदी के खिलाफ उठ रही आवाज़ को फिनांस और बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ ने भी मजबूती अता की। सदर जमहूरिया को देनी पड़ी नसीहत। बिहार इलेक्शन के दौरान मुल्क में अदम रवादारी के वाक़यात के पेश नज़र सदर जमहूरिया हिंद ने हुकूमत को खबरदार किया। दूसरी तरफ कलमकारों, अदीबों, मुसन्निफों, फिल्मसाजों, फनकारों, साइंसदानों, तारीखदानों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि कभी किसी किताब के इजरा के मौके पर चेहरे पर स्याही पोती जा रही है तो कहीं अफवाह पर कत्ल हो रहा है।
मुल्क की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी इन्फोसिस के बानी NI नारायण मूर्ति और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन ने भी अदम कुव्वत बर्दाश्त को मुल्क की तरक्की में रुकावट बताया और मशहूर मूसीकार जुबैन मेहता, सीनियर अदीब अशोक वाजपेयी ने हालात को गैर एलानिया इमरजेंसी करार दिया। मरकजी वजीर अरुण जेटली, महेश शर्मा, साध्वी निरंजन, हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के अलावा संगीत सोम, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी के बयानात से भी मुल्क में अदम रवादारी का माहौल पैदा हुआ। अदम रवादारी का साल 2015 में यकसा सिविल कोड का मसला मौजूए बहस रहा। अक़लियतों, खासकर मुसलमानों में इस मौजू को लेकर काफ़ी तशवीश रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में तरमीम की अर्जी मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मुसलमानों को कुछ राहत ज़रूर मिली। क्या है यकसा सिविल कोड और मुसलमान क्यों परेशान हैं? मुस्लिम ख़वातीन क्या चाहती हैं? इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में 3 बड़े पर्सनल लॉ पाए जाते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ में सिख, बौद्ध और जैन मजहब के मानने वालों को शामिल किया गया है। ताहम मुसलमानों और ईसाइयों के लिए इनका अपना अपना पर्सनल लॉ मौजूद है और वो इस पर अमल करते हैं। दस्तूर हिंद में पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी दी गई है। साथ ही दस्तूर हिंद की आईन की दफ़ा 44 में हुकूमत से भी कहा गया है कि वो अपने शहरियों के लिए बराबरी पर मबनी और बिला तफरीक एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबके लिए एक कानून बनाए। मुसलमान 1937 के शरिया एक्ट की बुनियाद पर शादी, निकाह और विरासत जैसे निजी मामलों को अपने मजहब के मुताबिक करते रहे हैं। यकसा सिविल कोड के लिए मुस्लिम खवातीन को हुकूक न दिए जाने और इनकी बदतर हालत को बुनियाद बनाया जाता है। ताहम अगर मुस्लिम खवातीन की बात माने तो वो शरिया कानून में खुद को ज़्यादा बेहतर महसूस करती हैं। जो अभी भी हमारे राइट्स है, जो मुस्लिम खवातीन उनको प्रैक्टिस करती है, मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान में जो शरिया ने जो लॉ दिया है उसमें कोई बंदिशें नहीं हैं। मतलब हमारे हिंदुस्तान की ही बात समझ लीजिए कि पहले जो जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट की, शी वॉज द विमेन, जस्टिस फातिमा, तो उसको किस चीज़ ने, क्या मज़हब ने उसको इतने साल पहले रोका उस चीज़ के लिए? इससे भी पहले बहुत हमारी नामवर हस्तियाँ औरतें, मुसलमानों के जो बेगम सुल्तान है, रज़िया सुल्तान है, ऐसी बहुत सारी औरतें गुजरी है, तो किसी चीज़ ने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। मुस्लिम उलमा के जरिए यकसा सिविल कोड की बहस को इस्लामी शरीयत में मुदाखलत बताया जाता है और कहा जाता है कि हिंदू मजहब को इन पर थोपा जा रहा है। लेकिन यह भी एक बड़ी हकीकत है कि मुल्क में खवातीन की हालत अच्छी नहीं है। इनमें भी मुस्लिम खवातीन की हालत ज़्यादा ख़राब है। तालीम की कमी के अलावा विरासत में बहुत कम मुस्लिम खवातीन को हिस्सा मिल पा रहा है। इसके बावजूद मुल्क में यकसा सिविल कोड लाना आसान नहीं है। इसलिए यकसा सिविल कोड से ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि कानून के बजाय समाज को खवातीन के हुकूक देने के लिए तैयार किया जाए। समाज एम्पावर्ड हो जाए, समाज समझने लगे। अगर आप समझें कि मेरी इज्जत करना है, कोई कानून बीच में नहीं आ सकता। अगर आपने सीखा नहीं कि मेरी इज्जत करना है, तो कानून कितना भी चले, आप इधर नहीं घेरेंगे मुझे, उधर घेरेंगे, उधर नहीं घेरेंगे, उधर घेरेंगे। समाज को हमको उठाना है। मुल्क की तहजीबी रंगारंगी, हर 100 किलोमीटर पर बदलने वाली रिवायात, रहन सहन और शादी तलाक के तरीकों की वजह से ही आज़ादी के बाद जब दस्तूर का निफाज किया गया तो यकसा सिविल कोड पर अमल आवरी के बजाय अलग अलग पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी को ज़्यादा तरजीह दी गई। इसलिए आज सिविल सोसाइटी और कानूनी माहिरीन भी मानने लगे हैं कि यकसा सिविल कोड को अमली जामा पहनाना पेचीदा ही नहीं बल्कि एक तरह से अमली तौर पर नामुमकिन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, इसलिए मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं जुडिशल डिसिप्लिन से बाउंड बाय जुडिशल डिसिप्लिन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक ही कहा। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो कानून बनाए, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, और बगैर कंसेंसस के ऐसा कानून बन नहीं सकता। मुल्क के अनुसार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो तो अभी राइप अप नहीं होगा। अभी कॉमन सिविल कोड का बात करने के लिए कुछ इशू राइप अप नहीं होगा। वो डिस्कशन आने दो, डिस्कशन करने दो। फिर भी हम पूरा देखना पड़ेगा हमारा देश में क्या क्या व्यवस्था चल रहा है, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा सोर्स ऑफ लॉ, ये सब कुछ मिला के
ये डिस्कशन होने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए तो वो बात की बात है। अभी तो वैसे तो अभी इतना ज़रूरत नहीं है। यकसा सिविल कोड पर इख्तलाफात से ये बात साफ है कि हुकूमत को कानून बनाने पर जोर देने के बजाय शहरियों को इंसाफ और हुकूक की फराहमी यकीनी बनाना होगा। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। ये साल 2015 कैसा रहा ये तो हमने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आपको दिखा दिया। अब हम यही उम्मीद करते हैं और दिल्ली मेट्रो की टीम यही दुआ करती है कि साल 2016 आपकी जिंदगियों में खुशियां भर दे और आपका हर रोज रोजे ईद हो और आपकी हर शब शब बारात हो। आदाब। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं और आज हम अपनी ख़ास पेशकश में बात कर रहे हैं कि आखिर साल 2015 में दिल्ली में क्या कुछ खास रहा, दिल्ली ने क्या कुछ पाया और क्या कुछ खोया साल 2015 में। मुल्क में अदम रवादारी का मसला सुर्खियों में रहा। मुख्तलिफ जगहों पर बिलजब्र तब्दीली मजहब के वाक़यात पेश आए। गाय के गोश्त की अफवाह पर दादरी के अखलाक का कत्ल हुआ। कई चर्चों पर हमला और कई मकामात पर फ़िरक़ावाराना फसादात समेत कलबुर्गी, डाबुलकर और पंसारे जी से लोगों के बहिमाना कत्ल का मामला पेश आया। साल भर कैसे इस मसले से जूझते रहे आवाम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दादरी का दर्द। बकरीद के मौके पर यह अफवाह फैलाई गई कि दादरी के बिसहड़ा गांव के मोहम्मद अखलाक के घर में गाय का गोश्त है। इस अफवाह पर शरपसंदों ने अखलाक के घर पर हमला कर दिया और मोहम्मद अखलाक का कत्ल कर दिया गया। यही कत्ल मुल्क में अदम रवादारी और अदम तहम्मुल की अलामत बनकर उभरा, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शर्मिंदगी का बाइस और मुल्क में इस नफरत अंगेज माहौल के खिलाफ तहरीक का पेश ख़ीमा भी साबित हुआ। कलबुर्गी, डाबुलकर और पानसरे के कत्ल ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। गाय का गोश्त घर में होने के शक में मोहम्मद अखलाक का कत्ल किया गया था। ताहम इस गोश्त की रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। वेटरनरी महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अखलाक के घर में गाय का गोश्त नहीं बल्कि बकरे का गोश्त था। वहीं दूसरी तरफ कौमी अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दादरी मामला सोची समझी साजिश का नतीजा था। जबरन तब्दीली मजहब, लौ जिहाद और फसादात के वाक़यात। आगरा में कई मुस्लिम खानदानों के जरिए हिंदू मजहब अपनाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और इसको हिंदू तंजीमों ने घर वापसी का नाम दे दिया। मेरठ में गैर मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़के का एक मामला भी सुर्खियों में रहा। इसको लौ जिहाद से मौसूम कर दिया गया और इस पर जबरदस्त सियासत की गई। अगर फ़िरक़ावाराना फसादात की बात की जाए तो जनवरी से मई तक के आदाद शुमार के मुताबिक 287 मामले सामने आए और मई से दिसंबर तक भी छोटे छोटे फसादात पेश आए। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के चर्च समेत कई गिरजाघरों पर हमले किए गए, जिससे गैर मुल्की सतह पर मुल्क की शबीह को नुकसान पहुंचा। अवार्ड वापसी का सिलसिला। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में शायद ये पहला मौका था जब मुल्क में अदम बर्दाश्त, फ़िरक़ा परस्ती और अक़लियत पसंद कलमकारों पर पे दर पे हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए दर्जनों मुख्तलिफ ज़बानों और रियासतों के मुसन्निफ़ीन ने वो अवार्ड लौटाने का फ़ैसला किया जिनका हुसूल किसी कलमकार के लिए बाइस इफ्तिखार होता है। साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ समेत तकरीबन 41 अवार्ड लौटाए गए। ताहम कलमकारों, अदीबों, मुसन्निफों, फिल्मसाजों, फनकारों, साइंसदानों, अपोजिशन पार्टियों, रहनुमाओं, रियासती हुकूमतों और दीगर हल्कों की जानिब अक़लियत पसंदों पर हमले, कलमकारों के बेहिमाना कत्ल और आमरीत पसंदी के खिलाफ उठ रही आवाज़ को फिनांस और बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ ने भी मजबूती अता की। सदर जमहूरिया को देनी पड़ी नसीहत।
बिहार इलेक्शन के दौरान मुल्क में अदम रवादारी के वाकयात के पेश नज़र सदर जमहूरिया हिंद ने हुकूमत को खबरदार किया। दूसरी तरफ कलमकारों, अदीबों, मुसन्निफों, फिल्म साजों, फनकारों, साइंसदानों, तारीखदानों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि कभी किसी किताब के इजरा के मौके पर चेहरे पर स्याही पोती जा रही है तो कहीं अफवाह पर कत्ल हो रहा है। मुल्क की आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी इन्फोसिस के बानी NI नारायण मूर्ति और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन ने भी अदम कुव्वत बर्दाश्त को मुल्क की तरक्की में रुकावट बताया और मशहूर मौसीकार जुबैन मेहता, सीनियर अदीब अशोक वाजपेयी ने हालात को गैर एलानिया इमरजेंसी करार दिया। मरकजी वजीर अरुण जेटली, महेश शर्मा, साध्वी निरंजन, हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के अलावा संगीत सोम, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी के बयानात से भी मुल्क में अदम रवादारी का माहौल पैदा हुआ। अदम रवादारी का साल 2015 में यकसा सिविल कोड का मसला मौजूए बहस रहा। अक़लियतों, खासकर मुसलमानों में इस मौजू को लेकर काफ़ी तशवीश रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में तरमीम की अर्जी मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मुसलमानों को कुछ राहत ज़रूर मिली। क्या है यकसा सिविल कोड और मुसलमान क्यों परेशान हैं? मुस्लिम खवातीन क्या चाहती हैं? इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में 3 बड़े पर्सनल लॉ पाए जाते हैं। हिंदू पर्सनल लॉ में सिख, बौद्ध और जैन मजहब के मानने वालों को शामिल किया गया है। ताहम मुसलमानों और ईसाइयों के लिए इनका अपना अपना पर्सनल लॉ मौजूद है और वो इस पर अमल करते हैं। दस्तूर हिंद में पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी दी गई है। साथ ही दस्तूर हिंद की आईन की दफ़ा 44 में हुकूमत से भी कहा गया है कि वो अपने शहरियों के लिए बराबरी पर मबनी और बिला तफरीक एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबके लिए एक कानून बनाए। मुसलमान 1937 के शरिया एक्ट की बुनियाद पर शादी, निकाह और विरासत जैसे निजी मामलों को अपने मजहब के मुताबिक करते रहे हैं। यकसा सिविल कोड के लिए मुस्लिम खवातीन को हुकूक न दिए जाने और इनकी बदतर हालत को बुनियाद बनाया जाता है। ताहम अगर मुस्लिम खवातीन की बात माने तो वो शरिया कानून में खुद को ज़्यादा बेहतर महसूस करती हैं। जो अभी भी हमारे राइट्स है, जो मुस्लिम खवातीन उनको प्रैक्टिस करती है, मेरे ख्याल से उसमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान में जो शरिया ने जो लॉ दिया है उसमें कोई बंदिशें नहीं हैं। मतलब हमारे हिंदुस्तान की ही बात समझ लीजिए कि पहले जो जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट की, शी वाज द विमेन, जस्टिस फातिमा, तो उसको किस चीज़ ने, क्या मज़हब ने उसको इतने साल पहले रोका उस चीज़ के लिए? इससे भी पहले बहुत हमारी नामवर हस्तियां औरतें, मुसलमानों के जो बेगम सुल्तान है, रज़िया सुल्तान है, ऐसी बहुत सारी औरतें गुजरी है, तो किसी चीज़ ने उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। अगर इस्लाम की बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। मुस्लिम उलमा के जरिए यकसा सिविल कोड की बहस को इस्लामी शरीयत में मुदाखलत बताया जाता है और कहा जाता है कि हिंदू मजहब को इन पर थोपा जा रहा है। लेकिन यह भी एक बड़ी हकीकत है कि मुल्क में खवातीन की हालत अच्छी नहीं है। इनमें भी मुस्लिम खवातीन की हालत ज़्यादा ख़राब है। तालीम की कमी के अलावा विरासत में बहुत कम मुस्लिम खवातीन को हिस्सा मिल पा रहा है। इसके बावजूद मुल्क में यकसा सिविल कोड लाना आसान नहीं है। इसलिए यकसा सिविल कोड से ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि कानून के बजाय समाज को खवातीन के हुकूक देने के लिए तैयार किया जाए। समाज एम्पावर्ड हो जाए, समाज समझने लगे। अगर आप समझें कि मेरी इज्जत करना है, कोई कानून बीच में नहीं आ सकता। अगर आपने सीखा नहीं कि मेरी इज्जत करना है, तो कानून कितना भी चले, आप इधर नहीं घेरेंगे मुझे, उधर घेरेंगे, उधर नहीं घेरेंगे, उधर घेरेंगे। समाज को हमको उठाना है। मुल्क की तहजीबी रंगारंगी, हर 100 किलोमीटर पर बदलने वाली रिवायात, रहन सहन और शादी तलाक के तरीकों की वजह से ही आज़ादी के बाद जब दस्तूर का निफाज किया गया तो यकसा सिविल कोड पर अमल आवरी के बजाय अलग अलग पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी को ज़्यादा तरजीह दी गई। इसलिए आज सिविल सोसाइटी और कानूनी माहिरीन भी मानने लगे हैं कि यकसा सिविल कोड को अमली जामा पहनाना पेचीदा ही नहीं बल्कि एक तरह से अमली तौर पर नामुमकिन है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, इसलिए मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं जुडिशल डिसिप्लिन से बाउंड बाय जुडिशल डिसिप्लिन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक ही कहा। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि वो कानून बनाए, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, और बगैर कंसेंसस के ऐसा कानून बन नहीं सकता। के अनुसार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, वो तो
अभी राइप अप नहीं होगा। अभी कॉमन सिविल कोड का बात करने के लिए कुछ इश्यू राइप अप नहीं होगा। वो डिस्कशन आने दो, डिस्कशन करने दो। फिर भी हम पूरा देखना पड़ेगा हमारा देश में क्या क्या व्यवस्था चल रहा है, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा सोर्स ऑफ लॉ, ये सब कुछ मिला के ये डिस्कशन होने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए तो वो बात की बात है। अभी तो वैसे तो अभी इतना ज़रूरत नहीं है। यकसा सिविल कोड पर इख्तलाफात से ये बात साफ है कि हुकूमत को कानून बनाने पर जोर देने के बजाय शहरियों को इंसाफ और हुकूक की फराहमी यकीनी बनाना होगा। दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। ये साल 2015 कैसा रहा ये तो हमने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आपको दिखा दिया। अब हम यही उम्मीद करते हैं और दिल्ली मेट्रो की टीम यही दुआ करती है कि साल 2016 आपकी जिंदगियों में खुशियां भर दे और आपका हर रोज रोजे ईद हो और आपकी हर शब शब बारात हो। आदाब।